शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने एक तरफ हथियारों की होड़ करी और दूसरी तरफ हथियारों पर नियंत्रण किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जी, पहले बात करेंगे हथियारों की होड़ की कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने हथियारों का जमावड़ा मतलब हथियारों की एक खदान बनानी क्यों शुरू कर दी थी। दोनों के दोनों ने हथियारों अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर देते। पहला, संदेह की दृष्टि। क्या? संदेह की दृष्टि मतलब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को शक की नजरों से देखते और शक की नजर ऐसे देखते थे कि मतलब ये हमारे ऊपर क्या पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब दोनों महाशक्तियों को डर था कि अगर इसके पास ज्यादा हथियार हो गए तो ये मुझ पे जब मर्जी क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। जिस कारण दोनों के दोनों ही अपने पास हथियार इकट्ठा करते रहते थे। मतलब दूसरे को डर था कि इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो दोनों ही क्या हथियारों की होड़ में लग गए। और दूसरा, वर्चस्व। आपने सुना हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक उसी प्रकार जिसके पास शक्ति होती है वो ही क्या कर सकता है, पूरे विश्व पर वर्चस्व कर सकता है। ठीक उसी प्रकार दोनों महाशक्तियां हथियारों के द्वारा अपने वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। इसीलिए दोनों महाशक्तियों ने क्या ठाना कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हथियारों का निर्माण करेंगे। और तीसरा, परमाणु हथियार। हाँ जी, और उन्होंने शक्ति का प्रतीक किसे माना? जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार होंगे वो क्या होगा, सबसे शक्तिशाली होगा। ऐसे इन्होंने मिथ्या सोच बनाई थी, मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है। उन्होंने ऐसी अपने माइंड के अंदर सोच बना रखी थी। क्या? परमाणु हथियार। और दोनों महाशक्तियां ज्यादा से ज्यादा क्या करने लगी, परमाणु हथियारों का निर्माण करने लगी थी। और तीसरा, हथियारों का निर्माण। हाँ जी, परमाणु हथियार अलग बनाए इन्होंने और दूसरे हथियारों का निर्माण भी इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ताकि क्या है ये उसको बेच के उसकी सप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर कमा सके, मुनाफा कमा सके। क्योंकि इन्होंने छोटी छोटी महाशक्तियों को बहुत सारे अपने पास रख लिया था, इसीलिए वो अपने हथियारों का क्या करना चाहते थे, संचालन करना चाहते थे। और युद्ध की स्थिति में इन दोनों के पास हथियार कम ना पड़े, इसीलिए हथियारों का निर्माण करते रहते थे। हाँ जी, और अब बात करेंगे हथियारों पर नियंत्रण की कि दोनों महाशक्तियों ने हथियारों पर नियंत्रण क्यों किया। हाँ जी, कभी कभार आपने देखा होगा दो बंदों में लड़ाई होती है पर तीसरा माल साफ कर लेकर चला जाता है। जैसे आपने दो बिल्लियों की कहानी सुनेगी, दो बिल्लियां थी, एक सफेद थी एक काली थी, एक रोटी थी। दोनों के बीच में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी और बंदर ने क्या कर दिया, उस रोटी का सफाया कर दिया। ठीक उसी प्रकार सफेद बिल्ली मान लो अमेरिका और काली बिल्ली मान लो सोवियत संघ और बंदर गुटनिरपेक्ष देशों को मान लो। ये दोनों महाशक्तियां आपस की लड़ाई में लगने लगी और तीसरा क्या उठाने लगा, फायदा उठाने लगा। क्यों? क्योंकि तीसरा दुनिया, जैसे गुटनिरपेक्ष देशों को कहा था, तीसरी दुनिया कहा था, ये क्या उठाने लगे, फायदा उठाने लगे। क्यों? ये दोनों आपस की लड़ाई में इतने उलझ चुके थे कि इन्हें किसी और से मतलब नहीं था। और तीसरी दुनिया के देश तेजी से क्या करने लगे, विकास करने लगे। फिर इन दोनों ने लगे, ओ भाई हम तो आपस की लड़ाई में लगे पड़ रहे हैं और तीसरा फायदा उठा रहा है। भाई ऐसा है, अब हम दोनों को क्या करना है, कम लड़ाई करनी है। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तीसरी महाशक्ति बनके कोई और देश आ जाएगा और ऐसा ना हो कि हम दोनों के लिए ही खतरा बन जाए। इन दोनों में हाँ भाई ठीक है भाई, अब ऐसा करते हैं, हथियारों में कमी करती है। और ठीक उसी प्रकार उन्होंने क्या करी, हथियारों में कमी करना शुरू कर दी। और तीसरा, नष्ट होने का भय। अब दोनों को ही ये संभावना लगी कि हमारे पास इतने भयंकर भयंकर हथियार है, गलती से एक ने भी उपयोग कर लिया ना तो तू तो जाएगा, मैं भी साथ में जाऊंगा। इन दोनों ने ठानी कि हमारे पास जो भी हथियार है परमाणु, हम धीरे धीरे करके उसका क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और तीसरा, संधियां। और दोनों महाशक्ति ने मिलकर तरह तरह की संधियों का निर्माण किया। एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ये संधि के अंदर दोनों महाशक्तियों ने परमाणु अप्रसार मतलब अब हम जितने भी परमाणु हथियार है उसका प्रसार नहीं करेंगे, जितने हैं उसी में सीमित रहेंगे। और इस संधि का स्थापना कब हुई, इस संधि का निर्माण कब हुआ, वो आप बताना। हाँ जी, हथियारों की होड़ भी एक तरफ और एक तरफ हथियारों की नियंत्रण भी हुआ। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे क्या शीत युद्ध के अंदर क्या आने की कमी आने लगी। मतलब शीत युद्ध का जो वातावरण था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। और इसे
देतान शब्द से परिभाषित किया गया। देतान शब्द एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में शैथिल्य कहा जाता है। शैथिल्य का मतलब होता है तनाव में कमी। देतान का मतलब क्या होता है? तनाव में कमी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभार आ जाता है। हाँ जी, अब जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है 1991 में, शीत युद्ध क्या हो गया था? खत्म हो गया था, क्योंकि एक महाशक्ति पावरफुल वो क्या हो गई थी? घुटने टेक दी थी। किसके सामने? अमेरिका के सामने। अब एकमात्र शक्ति कौन बची थी? अमेरिका। अब बात चल रही थी कि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना सैन्य गुटों से पृथक होने के लिए हुई थी, अब जबकि शीत युद्ध समाप्त हो गया तो गुटनिरपेक्ष को भी क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था, पर कुछ विद्वानों ने बोला नहीं, अभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? बहुत महत्व रखता है और इसके निम्नलिखित कारण है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से कारण है। पहला कारण, अमेरिकी वर्चस्व पर लगाम। हाँ जी, अमेरिकी वर्चस्व पर लगाम। अगर एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको मन मर्जी के लिए छोड़ दिया है तो वो जहाँ मर्जी निकल सकता है, मतलब बच्चा क्या है? हाथ से निकल सकता है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका को भी हम पूरे विश्व पर राज करने के लिए ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। इसीलिए इसकी गलत नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, इसके गलत कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए, इसकी आलोचना करने के लिए हमारे लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए ताकि हम अमेरिका पर क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, मतलब अमेरिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत महत्व है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या करते हैं? अमेरिका द्वारा कुछ भी काम होता है उस पर क्या करते हैं? अपने विचार प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा अमेरिका कोई भी गलत काम करने से 100 बार सोचता है। हाँ जी, नवोदित राष्ट्रों का परस्पर सहयोग। जो भी शीत युद्ध जब आरंभ होता है उससे बाद भी बहुत सारे देश क्या हुए? आज़ाद हुए हैं, तो उनको क्या देना है? सहयोग देना है, आर्थिक सहयोग भी देना है और राजनीतिक सहयोग भी गुटनिरपेक्ष देश क्या करते हैं? उनको प्रदान करते हैं। तीसरा, पूंजीपति देशों से रक्षा। हाँ जी, अब क्योंकि समाजवाद क्या हो गया था? घुटने टेक दिए थे, अब पूरे विश्व पर क्या छा गया था? पूंजीवादी व्यवस्था छा गई थी। तो जिन देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था नहीं अपना रखी उनसे क्या करनी है? इनकी रक्षा करनी है। मतलब जैसे भारत ने मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था अपना रखी है और कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने साम्यवादी अपना रखे है, तो उनकी रक्षा करनी है। किससे? जो अब विश्व पे क्या कर रखा है? वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। तो अमेरिका के सहयोगी देश पूंजीवादी देशों से क्या करनी है? रक्षा करनी है। जो क्या हुआ है? अभी हाल ही में स्वतंत्र हुए और जिन्होंने अलग व्यवस्था अपनाई है। और 4 पॉइंट, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा। हाँ जी, हमारे को निशस्त्रीकरण का मतलब मैं बता चुका हूँ कि हथियारों को नष्ट करना या हथियारों की संख्या में कमी करना क्या कहलाता है? निशस्त्रीकरण कहलाता है। तो गुटनिरपेक्ष के देश निशस्त्रीकरण पे ज़्यादा जोर देते हैं, इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बना रहना चाहिए। 5th पॉइंट, नए खतरे के स्रोत। हाँ जी, पुराने खतरे के स्रोत और नए खतरे के स्रोत। पहले 1990 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही खतरा माना था, सिर्फ और सिर्फ युद्ध। पर आज युद्ध के अलावा बहुत सारे और भी खतरे उत्पन्न हो गए हैं, जैसे पर्यावरण संकट, आतंकवाद। ये कुछ नए खतरे अभी भी जन्मे हैं, तो इनसे निपटने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन अति आवश्यक है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की देश इससे आसानी से निपट सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी घटना ज़्यादातर विकासशील देशों में देखने को मिलती है। नहीं, मानवाधिकारों की रक्षा। हाँ जी, और गुटनिरपेक्ष देश मानव के अधिकारों की, जो मानव के मूलभूत अधिकार हैं, चाहे देश हो या विदेश हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मांग करते हैं। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन शांतिपूर्ण कार्य करता आ रहा है।